हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रौथार जी के स्टडी में। आई होप कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हिंदी की टॉपिक सीरीज में हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्गों के बारे में हम देखेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, कितने उपसर्ग के भेद होते हैं और कहाँ पे इनका प्रयोग होता है और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका सजेशन था कि कुछ क्वेश्चंस भी जोड़ दिए जाएं इसके क्लास में। इस टाइम से हो नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम से मैं कर लूँगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया इसमें क्वेश्चंस वगैरह डालना। और आपकी हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड जीके सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है जिसमें कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर कर लिया है पूरा। उसमें पिक्चर फॉर्म में सारा आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप जाके टेलीग्राम में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के उपसर्ग क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, किस तरीके से हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो पहला है हमारे पास कि उपसर्ग क्या है। तो जो ये उपसर्ग है इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। एक होते हैं उपसर्ग, एक होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो लगते हैं किसी भी शब्द के बाद में और उपसर्ग लगते हैं हमारे किसी भी शब्द के पहले। उपसर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स। प्री मतलब होता है पहले। आपने सुना होगा ना ये वर्ड प्री कई बार। तो ये प्री मतलब होता है पहले। तो जैसे कोई भी शब्द है, जैसे कोई शब्द है हार, तो अगर इस हार शब्द से पहले हमने जोड़ दिया प्र, तो ये बन जाएगा प्रहार। इसी तरीके से कोई शब्द है सत्य, सत्य के साथ आपने कोई उपसर्ग जोड़ दिया अ, तो ये शब्द नया शब्द बन जाएगा असत्य। तो कोई भी ऐसा शब्द जिसके आगे कोई शब्द जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दे या कुछ नया शब्द बना दे, तो वो आपका उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? तो वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द क्या होता है? एक है हमारे पास उपसर्ग। उपसर्ग के बाद आता है मूल शब्द। मूल शब्द के बाद जो आपका परिवर्तित शब्द है, ठीक। तो उपसर्ग आपका, जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, वही अ प्लस सत्य क्या बन गया? असत्य बन गया हमारा पूरा, ये बन गया असत्य। तो यहाँ पे जो ये अ है, ये है आपका उपसर्ग। जो सत्य शब्द है ये है मूल शब्द और असत्य जो बन गया ये है आपका पूरा नया शब्द जो बना है उपसर्ग जोड़ने से। तो ये आपका उपसर्ग होता है जो कि किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या विशेषता ला देता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। जो ये उपसर्ग होता है इनका प्रयोग हम शब्दों की रचना के लिए करते हैं। जैसे कि हमको नए नए शब्द बनाने हैं या हमें किसी शब्द का अर्थ बदलना है, उसके लिए हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है हार। इस हार के साथ हमने अभी लगाया था प्र। प्र के साथ जब हम इसको लगाएंगे तो प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट करना। जब हम इसमें दूसरा उपसर्ग लगाते हैं आ, तो ये क्या हो जाएगा? आहार। आहार का मतलब होता है भोजन, ठीक। इसी तरीके से हार के आगे हमने लगाया अगर सम, तो ये हो जाएगा संहार। संहार का मतलब विनाश कर देना। संहार का मतलब होता है विनाश कर देना। अगर हमने इसी हार शब्द के आगे वि उपसर्ग लगा दिया तो ये हो जाएगा विहार, जिसका मतलब होता है क्या? घूमना। तो इससे हमने बहुत सारे शब्द बनाए एक ही शब्द से। मूल शब्द हमारे पास जो था वो था हार। इस पे हमने सम उपसर्ग लगाया, इस पे हमने प्र उपसर्ग लगाया, इस पे हमने आ उपसर्ग लगाया। बहुत सारे उपसर्गों से हमने बहुत सारे नए शब्दों का निर्माण किया। इसको कहते हैं उपसर्ग। आई होप कि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उपसर्ग के भेद, मतलब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारी हिंदी है, हिंदी में हम मूलतः इस तरीके से बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग। जैसे कुछ शब्द संस्कृत के हैं तो आगे जैसे हमने लगाया यहाँ पे सम, तो ये सम शब्द जो है ये संस्कृत का है। तो इस तरीके से जो ये उपसर्ग होते हैं ये किस तरीके के हमारे पास हैं? पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में जो शब्द आते हैं, आगे से जो शब्द लगाए जाते हैं उनको हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। तीसरा है हमारे पास विदेशी उपसर्ग। विदेशी मतलब जो हमारे देश के बाहर से आए हैं। तो पहला हमारे पास आ जाएगा उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू में ही हमारे पास आ जाएगा अरबी फारसी के उपसर्ग। इसी के अंतर्गत उर्दू की ही अंतर्गत आ जाएगा अरबी और फारसी के उपसर्ग। और दूसरा हमारे पास है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग। तो उपसर्ग के भेद हम आगे जानते हैं।
चलिए पहले जानते हैं कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हमारे पास हैं। तो संस्कृत के मूलतः हमारे पास 22 उपसर्ग हैं। तो कुछ कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 20 हैं, तो ये मतभेद चलता रहता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं तो आप बताओगे 22। अगर 22 नहीं है इनकेस आपके ऑप्शंस में तो आपको 20 टिक करके आना है, लेकिन मोस्टली यही है, 22 आपके उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। तो एक एक करके देखते हैं इनको 22 उपसर्गों को। तो पहला हमारे पास, इसमें मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है और उसके बाद उससे हमें कौन से शब्द देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे। पहला हमारे पास अव का मतलब होता है बुरा, कुछ भी जो बुरा हो, जैसे कि अव प्लस गुण। तो अव और गुण को मिलाकर ये है आपका मूल शब्द, और अव हमारे पास है संस्कृत का शब्द। तो अवगुण क्या होता है, जो बुरा होता है, जिसमें कुछ बुराई होती है, उसको कहते हैं अवगुण। तो ये आपका नया शब्द बना अवगुण। तो पहला है अव। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास अप का मतलब भी आपका बुरा के सेंस में ही आएगा, जो कि बुरा हो मतलब नीच हो, इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो है आपका अप। जैसे कि हमारे पास है एक शब्द मान। इस मान शब्द का अर्थ होता है कि सम्मान करके, है ना। अगर हम इसमें लगा देते हैं अप तो ये बन जाता है नया शब्द अपमान। अब अपमान किस सेंस में आ रहा है, बुरे सेंस में आ रहा है कि अपमान हो गया, तो ये क्या है, बुरा है। तो इसलिए ये अप जो है जहाँ पे वर्ड लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, बुरे के सेंस में आपका आ जाएगा, विपरीत के सेंस में। तीसरा हमारे पास अति बोलते हैं ना, अति मत करो, किसी भी चीज़ की अति ना करें। तो अति का मतलब ही होता है कि ज़्यादा। तो अगर आप लिखते हो इसमें अति धन अधिक, इसमें लिखोगे अति अधिक, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। अगला आ जाएगा अधि का मतलब होता है बड़ा या श्रेष्ठ, जो हमसे ऊपर हो। तो अधिधन अक्ष, अगर हम कहेंगे अधिधन अक्ष, तो अधिधन अक्ष क्या हो जाएगा, आपका अध्यक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष। अगर हम अधिधन अक्ष को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष क्या होता है, ऊपर होता है, श्रेष्ठ आदमी जो होता है उसे अध्यक्ष कहा जाता है। इसके बाद आता है अभी का मतलब होता है पास या सन्मुख होना, आपके पास है। तो इस तरीके से आप लगाओगे अभी प्लस नंदन का मतलब होता है बुलाना। तो अभिनंदन मतलब आपका स्वागत है। आप हमारे जब कोई पास आता तो कहते हैं ना कि अभिनंदन, तो इस तरीके से आ जाएगा अभी के बाद हमारे पास आता है दु। तो दु का जो दुह है और इसके पीछे ये विसर्ग की बिंदी लगी हुई है, इसका सेंस आता है बुरे के सेंस में, कि ये बुरा है, कठिन जो काम है, जो दुष्ट होता है उसको कहते हैं। ये कहते ना कि दुशासन बड़ा ही दुष्ट था, या ये दुस्साहस तुमने कैसे किया। तो ये दुस्साहस जो है ना, दु प्लस साहस, एक तो है साहस जो है अच्छे सेंस में आता है, लेकिन जब उसके आगे दुह लग जाता है तो ये नेगेटिव सेंस इसका हो जाता है और ये मतलब बुरा माना जाता है। तो इससे नया शब्द बना आपका दुस्साहस, यहाँ पे लिखा हुआ है दुस्साहस, इस तरीके से। अगला है हमारे पास अनु। तो अनु का मतलब होता है पीछे, अनुक्रम। एक तो है क्रम मतलब एक साइड से चलना, लेकिन अगर हमने कह दिया कि अनुक्रम, तो अनुक्रम क्या हो जाएगा, पीछे से अनुक्रम, ठीक है। या फिर अनुज, अनु प्लस ज, अनुज आपका आ जाएगा। अनुज क्या होता है, छोटा जो भाई होता है उसको अनुज कहते हैं। फिर आता है आ का मतलब होता है तक मतलब कि जैसे कि आ जन्म तक, है ना, किसी भी सीमा तक। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं आ के साथ आप लगाओगे आ प्लस जन्म, तो क्या हो जाएगा, आ जन्म, और जन्म तक, है ना। आ प्लस गमन, आगमन, ठीक। नेक्स्ट आता है उत मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, अच्छे के सेंस में होता है। हमारे पास है कर्ष, जो कि आपके पास मूल शब्द है कर्ष, इसमें आपने लगाया उत उपसर्ग, तो उत उपसर्ग लगाने से आपके पास बन गया ये उत्कर्ष। उत्कर्ष का अच्छा सेंस होता है, मतलब ऊपर उठाना, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है उप का मतलब होता है पास या समीप आ जाना। तो जो उप शब्द है उसमें आ जाएगा जैसे कि उप प्लस ग्रह। एक तो होते हैं ग्रह जो कि दूर दूर होते हैं, लेकिन उपग्रह जो कि पास होता है, जैसे कि हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी के पास है, समीप है। तो
अगर हमने यहाँ पे उपसर्ग लगा दिया ग्रह मूल शब्द में तो नया शब्द बन जाएगा हमारे पास उपग्रह। इसी तरीके से आ जाएगा नेक्स्ट दुर। तो दुर जब हम बोलते हैं इसकी बड़ी दुर्भावना है, तो दुर्भावना का मतलब क्या है कि बुरा है, ये कठिन है, ये जो ऐसे वर्ड आते हैं ना, दुर प्लस भावना, या आप बोल सकते हो दुर्भावना हो गया, या दुर प्लस आशा। तो एक तो है आशा, आशा का सेंस होता है अच्छे में कि हाँ ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छा है, लेकिन जब उसके आगे हम लगा देते हैं दुर उपसर्ग तो ये बन जाते हैं दुराशा, और दुराशा क्या है, बुरा शब्द है। इसके बाद आ जाता है दुस भी होता है ना कि दुस्साहस, दुष्कामना, जिसका दुष्परिणाम, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, तो ये भी आपका बुरे के सेंस में आ जाता है। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास दुस प्लस कामना। तो जब आप दुस प्लस कामना लिखोगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा दुष्कामना या दुष्परिणाम। इसके बाद आता है नी। तो नी का भी जो अर्थ है वो आता है अभाव में, मतलब आपका या तो अभाव है, और नी का जो अर्थ है वो आता है भीतर के, उसमें भी आता है भीतर, मतलब अंतर्मन के भीतर। जैसे हम कहते हैं कि नि प्लस रोग, तो निरोग, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी रोग नहीं है तो क्या है, निरोग है। अभाव के सेंस में इस तरीके से आ जाता है कि जैसे कि निबंध, कोई बंध नहीं है जिसपे, है ना, बंधन रहित है वो, निष्काम है, इस तरीके से। ठीक है, अगला शब्द हमारे पास आ जाता है निर का अर्थ भी वही है अभाव, नी का मतलब भी अभाव था, इसका अर्थ भी आता है अभाव और रहित के, रहित मतलब कि ऐसा नहीं है जो, जैसे कि निराशा। एक तो आशा शब्द है, ये है मूल शब्द, और मूल शब्द में जब हम लगा देंगे निर उपसर्ग तो ये बन जाएगा निराशा, और निराशा के सेंस में आता है, अभाव के सेंस में आता है निरंजन, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास निस का मतलब भी उसी तरीके से। तो आप नी शब्द जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब आपको क्या लगाना है कि ये वैसा है, या तो भीतर के सेंस में या तो रहित के, अभाव के सेंस में, इस तरीके से आप इसको लगाओगे निस। जैसे कि निश्चल, निस प्लस चल, तो आपका क्या आ जाएगा, निश्चल, ये शब्द बन जाएगा निश्चल। अगला उपसर्ग है हमारे पास प्र, इसका अर्थ होता है प्रबल। प्रबल मतलब अगर कोई भी ऐसा शब्द है जिस पे कि हम थोड़ा सा जोर डालें, है ना, जैसे हमने कहा बल पे अगर हम थोड़ा सा जोर डालना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें प्र उपसर्ग लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रबल, है ना, बहुत ही ज़्यादा बल। जैसे कि कोई शब्द है कोप शब्द में आपने क्या करा, प्र उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, प्रकोप, कहते हैं ना प्रकृति का प्रकोप। उसके बाद नेक्स्ट है प्रति में अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत, है ना, जैसे कि हम कहेंगे प्रति प्लस दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, इस तरीके से इसका मीनिंग आता है। अगला है परा का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि हमने कहा एक शब्द है जय, और जय शब्द में आपने लगा दी परा, तो क्या बन जाएगा, परा उपसर्ग लगाने से ये परा जय नया शब्द बन जाएगा। इसके बाद आता है परी का मतलब होता है चारों ओर घूमना, भ्रमण करना, चारों ओर जो होता है उसको कहते हैं परी। तो परी का जो है परी प्लस भ्रमण आप लिख लोगे इसमें, तो परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, चारों तरफ घूमना, जैसे कि पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, चारों तरफ घूम रही है, किसके, सूर्य के। अब इसके बाद देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हमारे पास हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है, 13 है। तो आप बताओगे कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 13 उपसर्गों की संख्या है। कुछ विद्वान जो हैं इसको 10 भी मानते हैं, कुछ कहते हैं कि 10 इसकी संख्या है और कुछ कहते हैं 13। अगर क्वेश्चन में आया होगा ऑप्शन में कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 13। अगर 13 नहीं है तो तब आप बताओगे कि 10 है। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। पहला हमारे पास आता है अ का सेंस ही नेगेटिव होता है, अ मतलब अभाव, है ना, अ प्लस भाव। अगर भाव में हम अ उपसर्ग लगा देते हैं तो अभाव आ जाता है, खुद में ही क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा ज्ञान, है ना, ज्ञान तो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर हम इसमें अ उपसर्ग लगा देते हैं तो ये नेगेटिव शब्द होता है, तो ये बन जाएगा आपका अज्ञान। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में आपका आता है अ उपसर्ग। उसके बाद अन्न,
अन भी आपका क्या आ जाएगा, अभाव या रहित, मतलब किसी चीज से वो क्या है, वंचित है। जैसे पढ़ एक शब्द है, पढ़, पढ़ना लिखना जो भी होता है, लेकिन इसमें अगर हम अन उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाएगा अनपढ़, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या कहेंगे, हम अनपढ़ कहेंगे। अगला आता है कु। तो कु भी जो है, कु शब्द भी हमारा बुरे के सेंस में आता है, नेगेटिव सेंस में आता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई रीति हमारे पास है, रीति, रीति तो अच्छी होती है, लेकिन अगर इस रीति में हम लगा देंगे कु तो क्या बन जाएगा, ये कुरीति, मतलब गलत जो रीत होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कुरीति कह लेंगे। या फिर बहुत फेमस एग्जाम्पल है एक पुत्र। पुत्र में अगर कु लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कुपुत्र। कुपुत्र मतलब जो कि बुरा पुत्र है उसको हम कुपुत्र कहते हैं। तो कु आपका हमेशा बुरे के सेंस में आएगा। इसके बाद आता है भर। भर मतलब कहते हैं ना भरपेट, तो भरपेट का मतलब होता है पूरा हो जाना। जब पूरा हो जाएगा तो भरमार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भर उपसर्ग में आप अगर पीछे से पेट मूल शब्द लगाओगे तो क्या बन जाएगा, भरपेट। तो इसका सेंस हमेशा पूरे पूरे के सेंस में आएगा, भर। इसके बाद आता है अध। अध का मतलब आधा, है ना। जैसे कि हमने कहा कि मरा, मरा, मरा शब्द में जब हमने लगाया अध तो अध मरा, तो क्या बन जाएगा, अध मरा। जो ये अध मरा है इसका मतलब आधा मरा हुआ, आधा सेंस में आता है अध। फिर आता है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। बिना मतलब जिसको कि, जैसे कि यहाँ पे आता है एक शब्द बुलाया। तो बुलाया शब्द में अगर आप मतलब किसी को बुलाना, आप इसमें लगा दोगे बिन। बिन का मतलब बिन बुलाया, मतलब इसको तो बुलाया नहीं था हमने, बिना बुला के ये आ गया। तो इस तरीके से आपका बिन शब्द का अर्थ निकल आएगा। उसके बाद आता है स। स जो है ये अच्छे के सेंस में आता है। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है पूत। पूत मतलब पुत्र। तो अभी हमने देखा था कपूत, है ना। क हमेशा नेगेटिव सेंस में आएगा और स हमेशा पॉजिटिव सेंस में आएगा। तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे पूत पे स उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सपूत, मतलब अच्छा पुत्र बन जाएगा ये। जब हमको फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि फल। फल में अगर आप स शब्द उपसर्ग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सफल बन जाएगा। जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ को बनने के लिए, सफल होने के लिए, ठीक है। तो खूब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर आता है सम। सम का मतलब होता है समान। समान का मतलब एक जैसा, बराबर जो है। जैसे कि कोई तल है ना, एक तल है। ये तल क्या है, मेन शब्द जो आपका है, इसमें अगर आपने सम उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा, समतल, मतलब एक जैसा पूरा। कोई शब्द है कक्ष। कक्ष शब्द में आपने लगा लिया सम तो क्या बन जाएगा, समकक्ष। तो समकक्ष जो है मतलब बराबर, है ना। इसका मतलब हमेशा समान के सेंस में आएगा। इसके बाद देखते हैं उन। उन का मतलब होता है एक कम। जब हम हिंदी की गिनतियाँ गाते हैं, गाना ही बोलते हैं उसको, जब हम 29, 20 इस तरीके से बोलते हैं, तो जब हम हिंदी की गिनतियों को बोलते हैं तो हम कहते हैं ना 29, मतलब एक कम, 30 से एक कम। जब हम कहते हैं 39 तो 40 से एक कम, ऐसे ही। तो उन आपके किस सेंस में आ जाएगा, एक कम के सेंस में आता है। और एग्जाम्पल आपने देख ही लिए, उन प्लस 50 तो क्या बन जाएगा, उन 50, मतलब 50 से एक कम, 49। फिर आता है अ शब्द। अ का शब्द अर्थ होता है बुरा। बुरे के सेंस में या नीचे के सेंस में हम इसको लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है गुण। गुण शब्द में जब हम अ उपसर्ग लगाते हैं तो हमारे पास बन जाता है अवगुण। अवगुण का मतलब जो कि बुरा गुण है, अच्छा गुण नहीं है, उसको बोलते हैं अवगुण, है ना। तो ये बन जाएगा आपका अवगुण। फिर आता है कु। तो कु आपने देख ही लिया है, बुरे के सेंस में होता है और ये हमेशा जैसे कि कुख्याति, इस तरीके के शब्द आ जाएंगे इसमें। उसके बाद आता है क। क भी हमेशा आपके बुरे के सेंस में आता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा था पूत। पूत शब्द में अगर हम क लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कपूत। कपूत का मतलब जो अच्छा पुत्र नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि कपूत एक उपसर्ग है या नहीं है तो आप बताओगे है, क्योंकि क प्लस पूत के मिलने से क्या बना है, कपूत शब्द बना है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चंस। फिर अगला है हमारे पास नी। तो नी शब्द भी हमने देखा था कि ये किस सेंस में आता है, अभाव और निषेध के सेंस में आता है। जैसे कि डर। डर में अगर आप क्या लगाओगे, नी शब्द लगाओगे तो क्या बन जाएगा, निडर बन जाएगा, मतलब
जो डरता नहीं है। तो अभाव उसको क्या है, डर का अभाव है। इसके बाद नेक्स्ट शब्द आता है हमारे पास दू। दू का मतलब होता है दो, जैसे कि गुना। गुना शब्द में अगर हम दो उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, दो गुना बन जाता है। इसके बाद आता है पर। पर का मतलब होता है जैसे कि दूसरा, पराया हम बोलते हैं ना, दूसरा जो शब्द आता है वो आ जाता है आपका पर। जैसे कि हम कहते हैं देश। देश में अगर हम पर उपसर्ग लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, परदेश, मतलब दूसरा देश। तो इस तरीके से आपके ये हैं सारे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग अभी तक हमने देखा संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, और इसके बाद हमारे पास कुछ थे विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो विदेशी भाषा में सबसे पहले आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू में ही आपका आ जाएगा अरबी के शब्द, और इसी में आपके आ जाएंगे फारसी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग। तो देखते हैं इनको एक एक करके। पहला हमारे पास बे। तो बे का मतलब क्या होता है, रहित, जिसमें अभाव हो, जैसे कि ईमान। ईमान होता है ना, तो ईमान जो शब्द है इसमें अगर हम बे उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाता है, बेईमान, जिसका कि कोई ईमान धर्म नहीं है, तो वो क्या है, बेईमान है। जैसे कि हमारे पास आता है एक शब्द इज्जत। तो इज्जत तो आपको पता ही है, इज्जत शब्द में अगर हम बे उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बेइज्जत, मतलब कि इज्जत से रहित है, अभाव है उसमें इज्जत का। इसके बाद दूसरा शब्द है खुश। खुश का मतलब तो आप सब जानते ही हैं, अच्छे के सेंस में आता है। तो खुश प्लस बू, अगर कोई बू है, गंदी बू है, उसमें भी अगर आप खुश लगा लो तो वो क्या बन जाता है, खुशबू बन जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये आपका अरबी फारसी की शब्द हैं। नेक्स्ट है बद। तो बद आपको पता ही है कि बदकिस्मती से, इस तरीके से हम बदनसीबी से, ऐसे शब्द हम खूब यूज़ करते हैं। तो ये जो बद शब्द है ये किस सेंस में आता है, ये बुरे सेंस में आता है। जैसे कि हम कहते हैं बदबू, बदबू। अभी हमने देखा था खुशबू, इसी तरीके से क्या होती है, बदबू। तो ये क्या आ जाएगा, आपके बुरे सेंस में आएगा। या बदनाम या बदकिस्मती, तो ये बुरे सेंस में आएगा। अगला शब्द है हमारे पास ला। ला का मतलब होता है अभाव या रहित होना। जैसे कि एक शब्द है इलाज। इलाज में अगर हम ला उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ला इलाज, मतलब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसको कहेंगे ला इलाज, मतलब इलाज से रहित है। अगला शब्द हमारे पास आता है ना। ना का मतलब है नहीं, नहीं के सेंस में आता है। जैसे कि कोई राज है, इस राज पे अगर आप ना उपसर्ग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, नाराज। तो नाराज एकदम नया शब्द है, और नाराज का मतलब क्या होता है, रूठ जाना, किसी से नाराज हो जाना, ठीक है। तो इसको हम खूब यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ हो रहा है। इसके बाद हर। तो हर शब्द जो है ये आता है प्रत्येक में। प्रत्येक मतलब हर दिन, हर पल, हर घड़ी। हर का मतलब प्रत्येक, हर समय, हर घड़ी। तो इस तरीके से आपके ये हर शब्द का अर्थ आ जाएगा। फिर अगला शब्द आता है हमारे पास गैर। गैर का मतलब होता है अभाव रहित, इसका मतलब भी अभाव रहित है। जैसे कि हम हैं एक शब्द आता है हाजिर। हाजिर का मतलब उपस्थित होना, और जब हम इस हाजिर शब्द में गैर उपसर्ग लगा देते हैं तो ये बन जाता है गैर हाजिर। तो मतलब जब उपस्थित नहीं था, रहित था, अभाव था, मतलब वो इंसान प्रेजेंट नहीं था, तो उसको क्या कहेंगे, गैर हाजिर कह लेंगे। इसके बाद आता है एक अल उपसर्ग। अल का मतलब होता है निश्चित, मतलब मुझे अल-कायदा। अल-कायदा का मतलब होता है कि निश्चित है, या अलविदा। कई बार हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, अलविदा, अल-कायदा, है ना, अलबत्ता। तो ये शब्द का मतलब होता है निश्चित हो जाना। इसके बाद आता है हमारे पास कम। तो कम का मतलब कम ही होता है। जैसे कि हम बोलते ही हैं अक्ल कम है तुम पे, तो क्या बन जाएगा, कम अक्ल, कम उम्र। इस तरीके के जो शब्द हैं ये आपके ही उर्दू फारसी के शब्द आते हैं, कम अक्ल। फिर आपका नेक्स्ट उपसर्ग आता है बा। बा का मतलब होता है साथ, साथ या अनुसार। जैसे कि बा अदब, अदब के साथ, है ना। अदब होती है ना कि तमीज़ से बात करना, तो बा अगर इस पे लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये बा अदब बन जाता है, और अच्छे से तमीज़ से बात करना। अगला है दर। दर का मतलब होता है अंदर, है ना, या में। जैसे कि हम कहते हैं दरअसल, असल में, है ना। एक शब्द होता है असल, तो अगर इस शब्द में हम लगा देते हैं दर तो क्या हो जाएगा, दरअसल। तो अर्थ क्या बन जाएगा, असल में। मेरे बोलने का मतलब ये है असल में। तो अगला हमारे पास आता है सर।
सर का मतलब ऊंचा, ऊंचा या अच्छा। जैसे कि हम एक शब्द है ताज, ताज शब्द पर अगर आप सर लगा दें तो ये बन जाएगा सरताज। इसी तरीके सरदार, सरनाम, सरकार, और सरकार से बड़ा तो कुछ है ही नहीं इंडिया में। अगला हमारे पास आता है ब। ब का मतलब होता है, जैसे कि आप बहुत सारे मैच वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि आज किस किस के बीच में मैच है। जैसे कि हमने कहा कि आज इंग्लैंड और इंडिया का मैच है, तो हम कहेंगे इंडिया बनाम इंग्लैंड। तो ये जो बनाम है इसका मीनिंग आ जाएगा और, इंडिया और इंग्लैंड। अगला शब्द आता है हमारे पास एन। एन का मतलब होता है ठीक उसी वक्त पर। तो क्या बोलेंगे, एन वक्त पर, एन वक्त पर, है ना, एन वक्त पर गायब हो जाता है तो क्या बोलेंगे, वक्त प्लस एन। तो ये क्या होगा, एन वक्त आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल या फी। तो इसमें आ जाएगा में या प्रति। जैसे कि आदमी, आदमी शब्द में अगर हम फी लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है, फी आदमी, मतलब आदमी में या आदमी के प्रति हमारे क्या विचार हैं, फी आदमी। फिर नेक्स्ट शब्द है हमारे पास बिल। बिल का मतलब होता है साथ। जैसे हम बोलते हैं ना कुल, कुल एक शब्द है और इसमें अगर बिल उपसर्ग लगा दिया जाए, और बिल किसका उपसर्ग है, तो ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है। तो ये जब बिल शब्द इसमें लगाया जाता है क्या बन जाएगा, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट होता है बिला। बिला का मतलब होता है बिना। जैसे कि वजह के बिना, तो वजह के बिना क्या हो जाएगा, बिला वजह, बिला वजह या बिना वजह, जो भी लिखना है आपको, बिला वजह या बिना वजह। आखिरी आपका बर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, देख लेना। यह बर, बर शब्द का मतलब होता है ऊपर या बाहर, या अब मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ना। तो ये ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके हो गए सारे के सारे पूरे उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग या उर्दू के उपसर्ग। इसके बाद आखिरी हमारे पास है कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये तो कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, आप इनको जानते ही हैं, इसको ज़्यादा याद करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे कि सब, सब जज, सब कमेटी, मतलब जो अधीन होता है, जो नीचे होता है ना। एक होते हैं जज, होते हैं जज के नीचे सब जज आ जाते हैं, तो इस तरीके से। दूसरा आता है डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। तो कई बार आपने शब्द सुना होगा डिप्टी कलेक्टर, है ना। डिप्टी कलेक्टर का मतलब जो कि सहायक होता है जिले का। दूसरा है वाइस। तो वाइस भी आपने कई बार सुना, ये भी होता है, इसका मतलब भी सहायक, मतलब वाइस प्रिंसिपल है, चाहे वाइस चांसलर है, वाइस रॉय है, तो ये सब क्या है, सहायक के सेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट जनरल। जनरल का मतलब प्रधान। जैसे कि हमारे विपिन रावत जी थे जनरल, तो जनरल का मतलब होता है जैसे कि जनरल मैनेजर, या बहुत सारी रैंक्स होती हैं, आपको पता ही है फौज में और ऑल जितने भी आर्मीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चीफ। चीफ का मतलब प्रमुख, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर, है ना। और आखिरी शब्द है हमारे पास हेड। हेड का मतलब मुख्य, जो मेन है, हेड मास्टर, मेन मास्टर है जो। तो इस तरीके से अंग्रेजी के शब्द आपके पास आ जाते हैं। इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं। उर्दू के शब्द आपको दिख गया। फारसी और अरबी के शब्दों किसी किसी पे बीच में नुक्ता लगा हुआ होता है। तो नुक्ता मैंने आपको बताया था क्या होता है। नुक्ता मतलब होता है जैसे कि एक शब्द है फ के नीचे एक छोटी सी बिंदी, तो इसको बोलेंगे नुक्ता। ख के नीचे छोटी सी बिंदी, तो ये आ जाएगा नुक्ता। तो इस तरीके के भी कोई शब्द आपको देखने को मिले तो ये आपके उर्दू फारसी में आ जाएंगे। अब कुछ नियम हैं इसके उपसर्ग के। जैसे कि पहला नियम है, उपसर्ग विधि से बने शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। समझ नहीं आया ना, समझाती हूँ। अभी कह रहा है कि जो उपसर्ग विधि से बने हैं शब्द, उपसर्ग विधि क्या है, जैसे कि क्या है, उपसर्ग है, प्लस ज्ञान। ज्ञान क्या है, मूल शब्द है, अभी बताया था आपको। यह है उपसर्ग, यह है मूल शब्द। तो इससे जो नया शब्द बना वो क्या बना, वो बना अज्ञान। तो ये कह रहा है कि ये जो नया शब्द है ना, ये नया शब्द हमेशा इस मूल शब्द के आसपास होता है। ज्ञान शब्द के ही आसपास है ये शब्द अज्ञान। तो इस तरीके से ये कह रहा है पहला नियम आपको। आई होप कि समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट कह रहा है कि जब हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग क्या है, 3 प्रकार के शब्द इससे बनते हैं। एक तो बनते हैं विलोम शब्द, है ना, दूसरे बनेंगे पर्यायवाची शब्द, और तीसरे आपके बनेंगे कोई नए शब्द बन जाएंगे। विलोम शब्द के उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कि हमने कहा जय, तो जय में अगर हमने परा उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा, पराजय। तो अगर जय का मतलब क्या होता है, जीतना, और पराजय का मतलब होता है हारना। इसी तरीके से आता है कुछ पर्यायवाची शब्द बनते हैं उपसर्ग लगाने से। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जो उसी के समान शब्द होते हैं। जैसे कि मैंने कहा भ्रमण, तो भ्रमण क्या होता है, घूमना फिरना। अगर मैं इसमें उपसर्ग लगा दूं परि, तो क्या बन जाएगा, परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब भी घूमना ही होता है। तो इस तरीके से क्या जाएगा, पर्यायवाची। अब कुछ शब्द इस तरीके से होते हैं कि जो बिल्कुल अलग आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा हार, हार शब्द पे मैंने उपसर्ग लगाया प्र, तो क्या बन गया, प्रहार। ठीक है, यहाँ पे हार का मतलब था कि हार जाना, प्र का अलग मतलब है, लेकिन जो ये नया शब्द बना ये बिल्कुल ही नया है। तो ये क्या है, प्रहार, मतलब चोट लगा देना। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है, नोट करके आप लिख लेना है कि जो संधि और समास में भी हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो संधि और समास में तो खूब सारे उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे कि संधि में हम सबसे एवरग्रीन एग्जाम्पल क्या है हमारा, हिमालय। तो हिमालय किससे बना है, हिम प्लस आलय। तो हिम क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा, और आलय आपका मूल शब्द हो जाएगा। तो आलय का मतलब होता है घर, और घर पे अगर आप हिम डाल दोगे तो बन जाएगा हिमालय। ऐसे ये हो गया संधि से। ऐसे होता है समास, समास में जैसे कि राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा, तो इस तरीके से बनेगा आपका राजाज्ञा। तो राजा की आज्ञा, तो राजा प्लस आज्ञा करोगे तो क्या बन जाएगा, राजाज्ञा। तो ये सब आपके समास होते हैं। और ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रायः संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है, और उर्दू फारसी के 19 है। कोई 14 बोलता है, हाँ ये नहीं बताया था आपको। तो 14 अगर आंसर में आएगा तो आप 14 लिखोगे, और मोस्टली तो आपको 19 ही याद रखना है, ठीक है, उर्दू वाले। और हिंदी के और संस्कृत के ज़्यादा मेन है, तो संस्कृत के आपके आ जाएंगे 22, हिंदी के आपके आ जाएंगे 13, और इसके आ जाएंगे 19। अब कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका एक शब्द है परोपकार। तो परोपकार जो शब्द है, परोपकार जो शब्द है, इसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे कि पर प्लस उप प्लस कार। तो इस तरीके के भी शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, परोपकार। तो इसको देख के बेहोश नहीं होना, आप लोग को ये समझना है कि ये ऐसे भी होते हैं उपसर्ग, एक से ज़्यादा उपसर्ग भी यूज़ किए जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कल देखेंगे प्रत्यय। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।